अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ़ 500 फ़ौजियों ने लाखों पर मुहित सल्तनत को शिकस्त दे दी, ना सिर्फ़ शिकस्त दे दी, उन पर हुकूमत की, सिर्फ़ 500 लोगों ने। क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, माज़ी में ऐसा वाक़या वाक़ई हो चुका है। 1519 में एक स्पेनिश जनरल जो सिर्फ़ अपने 500 फ़ौजियों के साथ मेक्सिको के साहिल पर जो है उतरा और उस वक़्त मेक्सिको में एज़टेक सल्तनत की हुकूमत थी। एज़टेक सल्तनत की आबादी तकरीबन लाखों में थी। उसके कई बड़े-बड़े शहर थे और उन 500 फ़ौजियों ने उस सल्तनत को ना सिर्फ़ हराया बल्कि उस पे हुकूमत की। आप जानते हैं उसकी क्या वजह बनी? उसकी एक ही वजह थी, जो मेन रीज़न जिसकी वजह से वो एज़टेक सल्तनत ख़त्म हो गई और वो 500 लोग जीत गए। वो वजह थी जदीद दुनिया से दूरी। जी हाँ दोस्तों, जब भी दुनिया में तरक्की हो रही हो और जो भी मुल्क, जो भी कौम अपने आप को उस तरक्की से अलग कर ले, उस तरक्की को हासिल करने से इनकार कर दे, उस तरक्की से दूरी इख्तियार कर ले, उसका अंत यही होता है। ऐसे वाक़यात से तारीख़ हमारी भरी पड़ी है। जब गोरे दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज़ बनाने निकले, वो बहुत थोड़ी-सी तादाद में निकलते थे और आगे पूरी-पूरी कौम, पूरी-पूरी सल्तनतें मौजूद होती थी, लेकिन वो उनको हरा देते थे। सिर्फ़ इसीलिए कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के मैदान में, नेवी के मैदान में बहुत तरक्की हासिल की थी, जबकि दुनिया की बाकी जो सल्तनतें थीं, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा था। उन्होंने उस जिद्दत को हासिल करने से इनकार कर रखा था। इसीलिए वो सारे के सारे तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही अंग्रेज़ों के ताबे चली गई और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, तारीख़ में हमेशा ही ऐसा होता है। दुनिया में इंसान जब बसा तो इंसानों की सर्वाइवल के लिए इंसानों के पास एक ही ऑप्शन था कि वो जानवरों का शिकार करें और उनका गोश्त खाएँ। हज़ारों साल तक इंसान हंटर गैदरर सोसाइटीज़ की शक्ल में रहा, मतलब कबीलों की शक्ल में एक जगह पड़ाव करता था, वहाँ के जानवरों को शिकार करता था, जब जानवर खत्म हो जाते थे फिर वहाँ से कूच कर जाता था और फिर किसी ऐसी जगह की तलाश करता था जहाँ पर जानवरों के बड़े-बड़े बोल हों। इसी तरीके से जो है ना शिकारियों की ज़िंदगी इंसान गुज़ार रहा था कि 15,000 साल पहले दुनिया में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने इंसानियत को बिल्कुल तब्दील किया। वो वाक़या ये था कि इंसान ने ज़राअत करना सीख ली। तो जब इंसान ने ज़राअत करना शुरू की, तो वही हंटर गैदरिंग सोसाइटीज़ वाले इंसान, वही लोग जो शिकार के ज़रिए से जो है ना पेट पालते थे, उन्होंने बोला कि यार ये कैसे लोग हैं, इनका मज़ाक उड़ाया एग्रीकल्चर करने वालों का कि यार ये 5-5 6-6 महीने जो है ना ज़मीन में मेहनत करते हैं, फिर अनाज उगाते हैं और सब्जियाँ खाते हैं। हम तो शिकार करते हैं और गोश्त खाते हैं। लेकिन यही एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ वाले लोग ये तरक्की याफ़्ता कहलाए, जदीद दुनिया के बाशिंदे कहलाए और वो जो शिकार से पेट पाल रहे थे, वो पसमानदा होते चले गए, आहिस्ता-आहिस्ता और ख़त्म हो गए। यही एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ पूरी दुनिया में फैल गई। बड़े-बड़े शहर आबाद होना शुरू हुए और इंसान ने आहिस्ता-आहिस्ता टूल्स बनाना शुरू कर दिए। चमड़े को सी के उससे कपड़े बनाना शुरू कर दिए, मुख्तलिफ आर्टिफ़ैक्ट्स बनाने शुरू कर दिए और अब इंसान का ज़रिया माश सिर्फ़ एग्रीकल्चर तक मुहित नहीं रहा, बल्कि चमड़े के बदले, कपड़े के बदले, मुख्तलिफ टूल्स के बदले भी इंसान ने अनाज हासिल करना शुरू कर दिया। मतलब ट्रेड में इन चीज़ों का भी इज़ाफ़ा हो गया कि फाइनली आज से 300 साल पहले इंजन ईजाद हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई। उस वक़्त भी जब यूरोप में इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, दुनिया भर के बड़े-बड़े ममालिक सिर्फ़ एग्रीकल्चर ही कर रहे थे, ज़राअत ही कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग पसमानदा होते चले गए और यूरोप तरक्की करता चला गया। एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ वालों को मजबूरन ताबे आना पड़ा उन इंडस्ट्रियल एरा के लोगों के अंडर। यूरोपियंस ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, क्योंकि पिछले जो तरक्की याफ़्ता लोग थे, जो एग्रीकल्चर किया करते थे पिछले इकोनॉमिक ज़ोन के, वो आज पसमानदा हो गए थे, क्योंकि आज दुनिया तब्दील हो चुकी थी, इंडस्ट्रियल एरा शुरू हो चुका था। इंडस्ट्रियल एरा अपनी खूबसूरती और अपने हजम के बावजूद 200 साल में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। एक नए दौर की शुरुआत है, वही टेक्नोलॉजी के दौर की, डाटा के दौर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर की। और ऐसी कंपनी सामने आई, एक सॉफ्टवेयर ने 5-5 सौ इंडस्ट्रियों से बड़ा हजम इख्तियार कर लिया। इस दौर को तो शुरू होते हुए अपनी अपनी आँखों से देखा है। हमने खुद देखा है कि किसी आदमी ने एक रूम में बैठ के अपने कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर ने $100 बिलियन से ऊपर की नेटवर्थ हासिल कर ली। वो ख़ानदान जो पिछली कई सदियों से, कई दहाइयों से बिज़नेस कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ को ओन करते थे, उनकी वैल्यू कम हो गई और एक सॉफ्टवेयर बनाने की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई। तो जो लोग उस तब्दीली का हिस्सा बने, जो जिन लोगों ने भी उस तब्दीली में अपना हिस्सा डाला, उस तब्दीली को अडॉप्ट किया, उन्होंने बेइंतहा तरक्की की। हमने उनकी तरक्की अपनी आँखों से देखी है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ जो है ना उभर कर सामने आई, जिन्होंने $50 बिलियन, $100 बिलियन की नेटवर्थ हासिल कर ली। आज दुनिया की जो 10 बड़ी मालदार कंपनीज़ हैं, वो सारी की सारी आईटी से वास्ता है और अब आहिस्ता-आहिस्ता वो दौर भी खत्म हो रहा है, अब एआई का दौर शुरू हो रहा है। अब जो कंपनीज़ भी एआई की रेस में हिस्सेदार रहेंगी, जो एआई की रेस में जो है ना अपना किरदार अदा करेंगी, आगे उन्हीं की हुकूमत होगी। अब आपका यकीनन ये सवाल होगा कि ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ?
ये तो सामने की बात है, कोई बच्चा भी समझ सकता है कि तरक्की के सफ़र में आप अगर आप हिस्सेदार बनेंगे तो तरक्की करेंगे, वरना पीछे रह जाएंगे। लेकिन हैरत अंगेज़ बात है दोस्तों कि आज भी दुनिया भर में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जो तरक्की के सफ़र में हिस्सेदार बनते ही नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान आज भी एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, जबकि एग्रीकल्चरल दौर को ख़त्म हुए 250-300 साल गुजर चुके हैं। इसी तरीके से दुनिया के बहुत मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमी आज भी सिर्फ एग्रीकल्चर पर बेस करती है, वो इंडस्ट्रियल एज का भी हिस्सा नहीं बने, जबकि इंडस्ट्रियल एज को गुजरे हुए भी कोई 50 साल गुजर चुके हैं। उसके बाद आईटी का दौर आया और आईटी के दौर के बाद अब एआई का दौर आ चुका है। बिल्कुल यही आदत, तरक्की का इनकार करने की आदत, चेंज को अडॉप्ट ना करने की आदत आपको मुसलमान उलमाओं में बदरजा उत्तम मिलती है। आज से सिर्फ 100 साल पहले मुसलमानों के बड़े बड़े आलिम दीन जिनके नामों पे आज बड़े बड़े फ़िरके चल रहे हैं, वो इनकारी थे कि ये स्पीकर जो है ना, ये शैतानी आवाज़ है। और आज पाकिस्तान की हर मस्जिद में, बल्कि दुनिया भर की हर मस्जिद में अजान स्पीकर पे दी जाती है। यही आलिम इनकारी थे कि कैमरे से तस्वीर तो खींचनी ही नहीं चाहिए, रहमत के फरिश्ते ही नहीं आते, तस्वीर खींचना तो हराम है। और आज इन सब के यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। यही आलिम आपको पैंटे शर्टें पहनने से मना करते हैं कि अंग्रेज़ों की, काफिरों की मुशाबत है। और आज दुनिया भर में जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े आलिम दीन हैं, जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, वो पैंट शर्ट पहन के दुनिया भर में इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यही आलिम दीन आज आपको मना कर रहे हैं कि क्रिप्टो हराम है। कल को इनके अपने एसेट्स होंगे क्रिप्टो में। मेरे दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दौर बदलते हैं, दुनिया अपने आप को बदलती है, इसी तरीके से आपस में लेन देन के जो मीडियम्स हैं वो भी बदलते हैं। किसी ज़माने में जब इंसान शिकारी था, वो सिर्फ जानवरों का शिकार करके उसका गोश्त लोगों में बांट के आपस में एक दूसरे को ज़िंदा रखते थे। जब एग्रीकल्चर होना शुरू हुआ तो लोगों ने चीज़ के बदले चीज़ लेना शुरू कर दी, चीज़ के बदले चीज़ की तिजारत होना शुरू हो गई, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है, बार्टर ट्रेड कहा जाता है। जानवरों की डोमेस्टिकेशन हुई तो जानवर एक दूसरे से खरीदो फरोख्त की गई, जानवर के बदले ज़रात ले ली गई या ज़रात के बदले जानवर ले लिए गए। बिल्कुल इसी तरीके से जब इंडस्ट्रियल एरा आया तो उस वक्त इंडस्ट्रीज़ में इतनी बड़ी तादाद में प्रोडक्शन शुरू हुई चीज़ों की कि अब उन चीज़ों को सिर्फ अपने ही मुल्क में बेचना मुश्किल हो गया। तो मजबूरी हो गई कि उसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाए, और उसी एक्सपोर्ट की वजह से हमें करेंसी की ज़रूरत पड़ी। अब इतनी बड़ी तादाद में गोल्ड को कैरी नहीं किया जा सकता या गोल्ड को लेके घूमा नहीं जा सकता, सिक्योरिटी कंसर्न है, लुटने की कंसर्न है। इसीलिए बैंक्स बनाए गए, क्योंकि दुनिया भर में तिजारत हो रही थी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क लोग सफ़र कर रहे थे। अगर उन्हें अपनी कोई कीमती चीज़ कहीं पर रखवानी होती तो उनको कोई जगह चाहिए थी जहाँ पर वो अपनी चीज़ को हिफाजत से रखवा सकें। अपने गोल्ड को अगर आपने रखवाना है तो वो गोल्ड रखवाने के लिए आपको जगह चाहिए थी, और उस गोल्ड के एवज में कोई ऐसी अथॉरिटी चाहिए थी जो आपको अगर पर्ची पे लिख कर दे दे कि हाँ जी मेरे पास ये इतना गोल्ड है, इसका अगर कोई मेरे पास आता है ये पर्ची लेके तो मैं उसको ये गोल्ड दे दूंगा। जैसे हमारे नोट पे लिखा होता है कि हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा, हमारा स्टेट बैंक लिख कर देता है कि इतना गोल्ड आपका हमारे पास रिजर्व में पड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट में हमने आपको ये पर्ची दे रखी है जिसको हम नोट कहते हैं। ये नोट की सबसे पहली शक्ल वो पर्ची हुआ करती थी जो हाथ से लिख के दी जाती थी। उसकी मजबूरी बनी, ज़रूरत बनी वो इंसान की, इसलिए इंसान ने करेंसी को ईजाद किया। उसके बाद जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, दुनिया भर में ट्रेड्स होना शुरू हो गई, तो अब मजबूरी थी एक यूनिवर्सल करेंसी की, जो ग्लोबल करेंसी की, जो पूरी दुनिया जिसको मान सके, जिसको कबूल कर सके। और वो मौका मिला यूएस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यूएस ने जो लिवरेज यूरोप पे हासिल कर रखा था, उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बचाकर उस लिवरेज का फ़ायदा उठाते हुए यूएस ने यूएस डॉलर को पूरी ग्लोबल करेंसी बना दिया। बट पिछले एक महीने में जो कुछ ट्रंप ने किया है, उसके बाद डॉलर से जो एतमाद लोगों का उठना शुरू हुआ है, और प्लस चाइना की बढ़ती हुई ताकत, इंडिया की बढ़ती हुई आबादी, रशिया की बढ़ती हुई कोल्ड वॉर अमेरिका से, ये सारी चीज़ें मुतालबा कर रही हैं कि अब यूएस डॉलर की इजारादारी ख़त्म होनी चाहिए। इसीलिए दुनिया को अब एक और ग्लोबल करेंसी की ज़रूरत है, और वो ग्लोबल करेंसी आप चाहें या ना चाहें वो क्रिप्टो ही होगी। क्रिप्टो आज 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद ग्लोबल करेंसी की हैसियत इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि जो मौका अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिला था, पता नहीं वो किसी और मुल्क को मिले या ना मिले। तो कोई भी एक मुल्क दूसरे मुल्क की करेंसी को ग्लोबल ट्रेड नहीं बनने देगा जब तक कि कोई एक मुल्क सुपर पावर की हैसियत में इख्तियार कर जाए। तो इस वक्त दुनिया में 3 बड़े ताकतवर मुल्क हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना।
उसमें से अमेरिका अपनी साख कायम रख पाता है, ही नहीं रख पाता, या चाइना इतना डोमिनेंट क्रिएट कर पाता है, नहीं कर पाता कि उसकी करेंसी ग्लोबल बन जाए। तो ये सारे सवालात जो है ना, एक ही तरफ इशारा करते हैं कि फाइनली क्रिप्टो को ही ग्लोबल करेंसी की हैसियत दे दी जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो हलाल है या हराम, जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई, जिसके लिए मैंने ये इतनी तमीज़ बांधी। दोस्तों, ये सारा कुछ आपको समझाने का मकसद ये है कि मैं अहादीस से, कुरान की रोशनी में आपको ये समझाने की कोशिश करता तो नहीं समझा पाता, क्योंकि रिलीजन करेंसीज को एड्रेस करने आता ही नहीं है। रिलीजन का टॉपिक ही नहीं है करेंसी। करेंसी इंसानों ने खुद अपनी ज़रूरत के तहत आपस में लेन देन के लिए एक मीडियम क्रिएट किया है, जो कि वक्त की ज़रूरत थी। करेंसी इटसेल्फ हलाल या हराम नहीं होती, करेंसी का इस्तेमाल हलाल या हराम होता है। आप नोट से दूध खरीदते हैं, शराब की बोतल, ये आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी तरीके से क्रिप्टो एक करेंसी है, उस करेंसी का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं वो बताएगा कि इस्तेमाल हराम है या हलाल है। करेंसी इटसेल्फ हलाल या हराम नहीं होती, करेंसी तो एक मीडियम है तिजारत का। अब जहाँ तक रही स्पॉट सेल की बात कि आपने क्रिप्टो में कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपने खरीदी और ख़रीद के रख ली अपने वॉलेट में, अब वो कल को महंगी होती है आपने बेच दी, सस्ती होती तभी बेच दी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने गोल्ड खरीद के रखा हुआ है, गोल्ड नीचे भी जाता है, गोल्ड ऊपर भी जाता है। आपने यूएस डॉलर खरीद के रखा हुआ है, यूएस डॉलर ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। आपने पाकिस्तानी करेंसी खरीद के रखी हुई है, पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू बढ़ती भी है, कम भी होती है। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी खरीद के रख लेते हैं, इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, दुनिया का कोई रिलीजन इसको हराम नहीं करता। हाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो प्योरली हराम काम है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप एक्चुअल में करेंसी खरीद ही नहीं रहे, आप बेट लगा रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं कि ये करेंसी ऊपर जाएगी तो मुझे इतना नफ़ा हो जाएगी, नीचे जाएगी तब भी मुझे इतना नफ़ा हो जाए। आप बेसिकली फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप बैटिंग कर रहे हैं। बैटिंग दुनिया के किसी भी रिलीजन में हलाल नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से फ्यूचर की तरफ लोग राग़िब भी इसलिए होते हैं कि फ्यूचर में लेवरेज देती है एक्सचेंजेस। बाइनेंस, एमईएक्स 200% 500% लेवरेज देते हैं। मतलब आपने ₹200 आपके पास है तो 200 की जगह 20,000 का माल क्रिप्टो खरीद सकते हैं। उसके अगेंस्ट में आप जो है, अगर फ़ायदा हासिल होता है तो एक सर्टेन फीस एक्सचेंज आपसे चार्ज करता है, और अदरवाइज़ लॉस होता है तो वो टोटल लॉस आप ही बेयर करते हैं, एक्सचेंज उसको बेयर नहीं करता। तो ये जो आप प्रॉफिट में उसको परसेंटेज दे रहे हैं, वो एक्चुअल में सूद की एक शक्ल है, वो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट दुनिया की किसी भी मज़हब में हलाल नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका पैसा लिक्विड हो जाता है, बिल्कुल जैसे जुए में होता है। आप या तो गेन करते हैं या फिर प्योर लॉस करते हैं, टोटल गेन होता है, वो टोटल लॉस होता है। ये भी जुए की किस्म है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग पूरी तरह हराम है। वो क्रिप्टो का बेसिकली जैसे नोट का इस्तेमाल आप गलत कर रहे हैं, तो वो इस्तेमाल हराम हो रहा है, इसी तरीके से क्रिप्टो का भी इस्तेमाल गलत कर रहे हैं तो उसको हराम कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ हराम नहीं है, आप जब चाहे खरीद सकते हैं, जब चाहे लेके रख सकते हैं, दुनिया का कोई मज़हब इसको हराम नहीं करता। इतनी लंबी तमीज़ बांधने का मकसद यही था कि आज के बाद आपके ज़हन में कभी भी ये सवाल उठे और आप किसी भी आलिम की, किसी भी मौलवी की वीडियो सुनने के बाद आप कन्फ्यूज़ ना हो, आपको पता हो कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपने इसको सीखा हो, तो काइंडली इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।